Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam 2016 to 2005 Thermodynamics Solution Series। दोस्तों आज हम लोग 2016 से लेकर 2005 यानी कि इनके बीच में जितने भी ईयर्स हैं इंक्लूडिंग 2016 एंड 2005 थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जितने भी सवाल पूछे होंगे उनका आज हम एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ पूरे अंत तक इस वीडियो के बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों वह है 2016 का, जैम 2016 का। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में ऊपर में यहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ओके, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जैम 2016 से, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड V0 इज कैप्ड इन ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम। If the temperature of the gas is increased such that the average speed gets double, then what is the change in the mean free path? ठीक है दोस्तों, अपने को मीन फ्री पाथ में क्या चेंज होगा अगर हम लोग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को ट्वाइस कर दे, तो ये अपने को बताना है। ठीक है, सॉरी, एवरेज नॉट एवरेज वेलोसिटी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज सच दैट द एवरेज स्पीड गेट्स डबल। ठीक है, टेम्परेचर को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि स्पीड डबल हो रहा है। ठीक है, देन मीन फ्री पाथ में क्या चेंज आएगा। दोस्तों कह रहा है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, द लैम्डा विल नॉट चेंज, लैम्डा विल डिक्रीज, पीसी विल रिमेन अनचेंज। दोस्तों यहाँ पे पीसी कोलिजन प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि इसका क्या डबल हो रहा है दोस्तों, स्पीड डबल हो रहा है। ठीक है, स्पीड डबल हो रहा है, इस बात को आप समझिए। और लेमडा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, kBT/√2πn या फिर √2πr² होता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो P है हमारा, ये दोस्तों यहाँ पे D होता है, dP। तो P यहाँ पे प्रेशर है और T है हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे कि हमारा स्पीड डबल हो रहा है, टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं, प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं, KB वॉल्यूम कांस्टेंट है, √2πd मॉलिक्यूलर डायमीटर में कोई चेंज नहीं है, ये R स्क्वायर की जगह D होना चाहिए। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो लैम्डा है मीन फ्री पाथ वो कांस्टेंट होगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बच्चे हैं कि सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उन्होंने कहा है, लेकिन सच दैट द एवरेज स्पीड गेट्स डबल, यानी कि टेम्परेचर कितना से इंक्रीज हो रहा है ये सर्टेन हमें नहीं मालूम है। टेम्परेचर को इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस तरह से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है, लेकिन वेलोसिटी डबल हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दोस्तों लैम्डा हमारा जो होगा मीन फ्री पाथ वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि द लैम्डा विल नॉट चेंज, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में और भी कुछ मैं आपको साथ में कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, इसको याद रखें कि सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, इफ टी इज कांस्टेंट then lambda is directly proportional to 1/t, as pressure increases lambda decreases and vice versa। ठीक है, if p decreases then lambda increases। देखिए जो एरो नीचे है मतलब डिक्रीज का साइन बता रहा है, और एरो ऊपर का मतलब ये इंक्रीज का साइन बता रहा है। एंड बिकम इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द विसेल एंड देन कांस्टेंट। दोस्तों अब ये भी बात आता है कि अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करें तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग प्रेशर इंक्रीज करे रहे तो लैम्डा कितना दूर तक इंक्रीज करते रहेगा, एक कोई लिमिट होगा, ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। तो लैम्डा उतना ही देर तक बढ़ेगा जितना देर तक वो डायमेंशन, जो विसेल है, जिस विसेल में जिस कंटेनर में गैस को रखा गया उसका डायमेंशन के इक्वल ना हो जाए उसका लैम्डा मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि विसेल के डायमेंशन के जब बराबर होने लगेगा मीन फ्री पाथ, तो उसके बाद आप कितनों भी प्रेशर बढ़ा ले लैम्डा चेंज नहीं होने वाला है, लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद। तो इस बात को बच्चों ध्यान में रखें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा जैम 2012 में। आप सोच रहे होंगे 16 के बाद सीधा हम 12 क्यों आ गए। दोस्तों 15, 14 और 13 में
क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वो हो सके इंट्रॉपी या फिर कार्नोट इंजन या फिर थर्मोडायनामिक मैक्सवेल्स रिलेशन से क्वेश्चन पूछा हो गया। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज देखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उससे जितने भी क्वेश्चन होंगे 2016 से 5 तक उनको देखेंगे। फिर इंट्रॉपी, कार्नोट इंजन, मैक्सवेल्स रिलेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे 2005 से लेकर 2016 तक उसको देखेंगे, ठीक है। तो 2012 का ये काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है दोस्तों, ए टिनी डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1.4 इंटू 10⁻11 kg इज फ्लोटिंग इन एयर एट 300 केल्विन। दोस्तों डस्ट पार्टिकल का मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर पे एयर पे फ्लोट कर रहा है। इग्नोरिंग ग्रेविटी, आप ग्रेविटी को इग्नोर कीजिए, नेग्लिजिबल मानिए। इट्स आरएमएस स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड। इसका आरएमएस स्पीड आपको बताना है दोस्तों इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड के यूनिट में। यूनिट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी यूनिट में आपको आंसर एक्सप्रेस करना होता है, खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ड्यू टू द रैंडम कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल विल बी क्लोजेड टू। दोस्तों अपने को आरएमएस स्पीड बताना है, ठीक है। जो रैंडम मोशन हो रहा है गैस के पार्टिकल्स का, उनका कोलिजन के चलते आपस में जो आरएमएस स्पीड होगा वो अपने को बताना है। मास दिया हुआ है गैस का और टेम्परेचर दिया हुआ है, और स्पीड अपने को माइक्रोमीटर पर सेकंड में बताना है। तो दोस्तों अगर वी आर एम एस का हम लोग बात करें गिवन मास के टर्म में, तो गिवन मास के टर्म में हमारा जो वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है √3 kT/m, जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर और एम क्या है, गिवन मास। एक फार्मूला ये भी होता है दोस्तों 3RT/M, ठीक है। तो अगर मोलर मास अगर गैस का नाम दे दे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो देखना इस तरह के क्वेश्चन में जनरली उसका वेट मास नहीं दिया होता है, ठीक है। तो उस जगह पे हम ये फार्मूला यूज करते हैं। गैस का नाम पता चल गया तो उसका मोलर मास पता चल जाएगा, तब हम लोग ये 3RT/M यूज करते हैं। लेकिन अगर गिवन मास है, गैस अननोन है, उसका मोलर मास नहीं निकाल सकते हैं आप, तो फिर वो गिवन मास दिया रहता है इन जनरल, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम कैपिटल एम में, आशा करता हूँ आपको फ़र्क समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए मास गिवन है केजी में, टेम्परेचर केल्विन में, दोनों ऐसा यूनिट है दोस्तों। फटाफट आइए पुट करते हैं। तो वी आर एम एस √3 kT/m, 3 का 3 और के जो है दोस्तों वो क्या है हमारा, के को कई बार के बी से भी लिखते हैं, के सब्सक्रिप्ट भी, यानी कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। और इसका वैल्यू आपको याद कर लें, थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। इसका वैल्यू होता है 1.38 10⁻23, और इसका जो दोस्तों यूनिट होता है वो होता है जूल पर केल्विन। कितना होता है, जूल पर केल्विन। आप इसको भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर देखिए 300 पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय मास 1.4 10⁻11। दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमने सॉल्व किया है, आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन आता होगा। जैसे देखिए 3 × 1.38 को मल्टीप्लाई किया, और साथ में ये 3 को मल्टीप्लाई किया, और नीचे में 1.4 को रहने दिया, तो ये 9 × 1.38/1.4। और ये देखिए 10⁻−11, और यहाँ से 2 10⁻+2 और 10⁻−23, सारा को सॉल्व करके आ गया 10⁻−10। 10⁻−10 को जब बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये 10⁻−5 बन जाएगा, और ये 9 × 1.38 डिवाइडेड बाई 1.4 को आप सॉल्व करेंगे विथ साथ में अंडर रूट, तो ये आएगा 2.947। दोस्तों 2.947 × 10⁻−5 मीटर पर सेकंड। अपने को माइक्रोमीटर पर सेकंड बताना है, तो हम क्या करते हैं, एक डिजिट अपने से दूर चले जाते हैं, तो 29.47 हो जाएगा इंटू 10⁻6। 10⁻6 मीटर पर सेकंड को अपन माइक्रोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻6 1 माइक्रो के बराबर होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर होगा, राउंडिंग अप अगर करेंगे तो लगभग 30 माइक्रोमीटर पर सेकंड होगा। अगर आपको एक्यूरेट अगर नियरेस्ट डिजिट में आंसर बताना था, तो 30 माइक्रोमीटर पर सेकंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछा गया था दोस्तों, वो हमारा 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है ए गैस मॉलिक्यूलर मास स्मॉल एम इज एट टेम्परेचर टी। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को ही स्मॉल एम से स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस में बताया था कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में अगर वो आपको पहले ही कह दे कि हम स्मॉल एम से मॉलिक्यूलर मास को इंडिकेट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर उसी को हम लोग लेके चलेंगे। ए गैस मॉलिक्यूलर मास स्मॉल एम इज एट टेम्परेचर टी इफ द गैस obeys मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। दोस्तों जो एवरेज स्पीड होता है गैस मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल में, वो होता है √8 kT/m। दोस्तों ये 3D में है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, √8 kT/m।
जहाँ पे के क्या है दोस्तों, के भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत ही फेमस है, आप इसको याद रखें दोस्तों। एवरेज वेलोसिटी होता है √8 kT/m। RMS स्पीड हम अभी अभी आपको बताएं दोस्तों, √3 kT मोलिकुलर मास, सॉरी गिवन मास। और एक क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, एक होता है अंडर रूट, एक होता है VRMS हो गया, V एवरेज हो गया, V मोस्ट प्रोबेबल, वो कितना होता है 2 kT/m। कितना होता है 2 kT/m, ठीक है। 2 kT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, 3 kT/m RMS स्पीड, और 8 kT/m अंडर रूट सब में लगाते चलेगा, वो एवरेज स्पीड होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैम 2009 का है, थोड़ा सा गया है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैम 2009 का है। ए बॉक्स कंटेनिंग 2 moles ऑफ ए डायटोमिक आइडियल गैस एट टेम्परेचर T0 is connected to another identical box containing 2 moles of a monoatomic ideal gas at temperature 5 T0. There are no thermal losses and the heat capacity of the boxes is negligible. Find the final temperature of the mixture of gases. Ignore the vibrational degrees of freedom for the diatomic molecule. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कर दिया है, अपने को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल का इग्नोर करना है। साथ ही किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, यानी इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, उसी को यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे अभी, ठीक है। तो 2 कंटेनर है, एक में 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है जो टेम्परेचर T0 पे है, और एक पे मोनोएटॉमिक, सॉरी पहला वाला डायटोमिक था, दूसरा मोनोएटॉमिक गैस है, वो भी 2 मोल का है और वो 5 T0 टेम्परेचर पे है। कितना भी दोस्तों, 5 T0 टेम्परेचर पे। इनको आपस में कनेक्ट किया गया है, इक्विलिब्रियम मिलाया गया है, मिक्सचर। तो दोनों गैस मिल के जो मिक्सचर बनेगा दोस्तों, उसका टेम्परेचर बताना है। तो आइए देखते हैं इसका फटाफट सॉल्यूशन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि देयर इज नो थर्मल एनर्जी लॉस, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा दोस्तों सिस्टम का, वो सारा कंजर्व रहेगा। इनिशियली जब इंडिविजुअल था, दोनों गैस सेपरेटली था, 2 अलग अलग कंटेनर में, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस, चूँकि एनर्जी दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग जनरल अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल यानी कि मिक्सचर ऑफ गैस। सो आपको मालूम होगा इंटरनल एनर्जी N1 CV1 T1 NCV होता है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होता है NCV/dt, क्योंकि du बराबर होता है दोस्तों NCV/dt, ठीक है। तो टोटल एनर्जी U कितना होगा, NCV/T हो जाएगा, ठीक है। तो पहला डायटोमिक के लिए हम लोग मान लेते हैं N1 CV1 T1, मोनो के लिए सेकंड वाला गैस के लिए मान लेते हैं N2 CV/T2, और फाइनल जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऐड हो जाएगा N1 + N2, और जो मिक्सचर है उसका CV और साथ में टेम्परेचर T। ये हमने को फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालना है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ वेयर CV क्या है दोस्तों, मिक्सचर का हीट कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है दोस्तों मिक्सचर का, वो होता है N1 CV1 + N2 CV2 बाय N1 + N2। तो हमारे पास N1 यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द फर्स्ट गैस 2 मोल है, उसका CV1। दोस्तों पहला गैस को हमने डायटोमिक गैस को फर्स्ट गैस माना है और मोनोएटोमिक गैस को सेकंड गैस माना है। दोस्तों अगर अपन CV की बात करें और CP का बात करें, तो डायटोमिक के लिए दोस्तों ये 5/2R होता है CV, और 7/2R होता है CP। मोनोटोमिक के लिए दोस्तों 3/2R होता है CV, और 5/2R होता है CP। दोस्तों आप याद रखिए, देखिए इंक्रीज ऑर्डर में मोनोएटोमिक के लिए 3/2R CV, 5/2R CP, और वही 5/2 यहाँ पे देखिए डायटोमिक में शुरू हो रहा है, यानी कि 5/2R उसका CV के लिए हो जाएगा, और फिर उससे एक इंक्रीज करेंगे 5/2 + 1 7/2R CP के लिए 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहला गैस को हमने सॉरी डायटोमिक माना है,
तो N1 नंबर ऑफ मोल तो दोनों के इसका 2-2 है, तो N1 N2 दोनों 2-2 हो जाएगा। और CV1 जो होगा वो डायटोमिक गैस के लिए है, तो 5/2R हो जाएगा। और जो CV2 होगा दोस्तों वो हमारा मोनोएटोमिक गैस के लिए, तो 3/2R हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं हमने पुट किया है। और N1 + N2 मतलब 2 + 2, तो इसको सॉल्व करके 2R आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में CV को वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो बाकी तो सब कुछ नॉन था दोस्तों। इक्वेशन 1 में देखिए हमने यहाँ पे CV जो था 2R रख दिया, और N1 + N2 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। N1 + N2 2 हो गया, और ये CV 2R हो गया, और ये T, और ये N1 2, CV1 5/2R, और T1 T0 क्योंकि पहला गैस T0 टेम्परेचर पे है। फिर देखिए N2 2, CV2 3/2R क्योंकि मोनोएटोमिक गैस को सेकेंड गैस माना है, और T2 हो गया 5 T0। और इधर था T इंटू N1 + N2 इंटू मिक्सचर का CV, तो मिक्सचर का CV 2R हो गया, और N1 + N2 हो गया 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। 2 + 2 4, और ये मिक्सचर का CV हमने निकाला अभी 2R, और ये T इधर बच गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाकी को एक स्टेप आगे कर दिए, लेके डिवाइड कर लिए दोस्तों। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सब कुछ कट जाएगा। देखिए यहाँ T और 2 कट गया, यहाँ से देखिए 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या दोस्तों 5R T0, और यहाँ पे बचा 5 × 15R T0, तो 15 और 5 20R T0 बचा दोस्तों, 20R T0 बचा। और यहाँ पे 2 + 2 4 दूना 8R, तो 8R, ठीक है। तो R कट गया दोस्तों, और 8 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, और ऊपर में T0 बचा था, ठीक है। यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो होगा 2.5 T0। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आंसर है हमारा 2.5 T0। दोस्तों मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। अगर गैस एक मोनोएटॉमिक हो एक डायटोमिक हो, ठीक है, और अगर मिलाया गया मतलब दो डिफरेंट मतलब एक मोनो एक डायो इस तरह के डिफरेंट गैस को अगर मिलाया गया हो दोस्तों, तो मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर होता है T, वो एक फार्मूला है देखिए N1F1 T1 + N2F2 T2 / N1F1 + N2F2, ठीक है। जहाँ पे F1 क्या है दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट गैस, और F2 क्या है दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सेकंड गैस। N1 क्या है, फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल, N2 क्या है, सेकंड गैस का नंबर ऑफ मोल, T1 क्या है दोस्तों, फर्स्ट गैस कितना टेम्परेचर पे है, और T2 क्या है, सेकंड गैस कितना टेम्परेचर पे है। और उसी तरह यहाँ पे नीचे भी N1F1 क्या है दोस्तों, फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड सेकंड गैस का N2F2, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है, यानी कि दो अलग अलग गैस को मिक्सचर में मिलाया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर का एक्सप्रेशन। लेकिन अगर दो सेम गैस हो दोस्तों, यानी कि F1 F2 अगर कॉमन हो, मतलब सेम गैस होगा, तो क्या होगा, F1 F2 = F हो जाएगा। तो कॉमन लेके ऊपर नीचे ये F वाला टर्म सारा कट जाएगा, तो बचेगा N1 T1 + N2 T2 / N1 + N2। ये बोथ द गैस आर आइदर डायटोमिक और मोनोएटोमिक, मतलब सेम गैस हो तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला हो जाएगा N1 T1 + N2 T2 / N1 + N2, क्योंकि F कैंसिल होकर कट जाएगा। तो बेहतर होगा इतना आप लंबा प्रोसेस बार बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से अच्छा है कि इस फार्मूला को आप याद रख लें। इसको हमने ड्राइव ऊपर जो एक्सप्रेशन था उसी से किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2000 पता नहीं 2000 कितना क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है, कट गया यहाँ पे, बट जेएम का क्वेश्चन है। हैज द हेडिंग सो हियर IIT जेएम 2016 से 2005 थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एज गिवन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी इज 5/2R. If it is not specified whether it is Cp or Cv, one could conclude that the molecules of the gas are indefinitely monoatomic, are definitely rigid diatomic, and are definitely non-rigid diatomic, can be mono or diatomic. दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है वी कान प्रिडिक्ट आइदर इट इज मोनोएटोमिक और डायटोमिक, सो वी कांट से आइदर इट इज डेफिनेटली मोनोएटोमिक और डायटोमिक बिकॉज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एज गिवन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी इज 5/2R, ठीक है। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड सीपी पे क्या है कि सीवी है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि मोनोएटोमिक के लिए जो सीपी होता है मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो होता है 5/2R। लेकिन वहीं अगर हम लोग डायटोमिक की बात करें दोस्तों, तो उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू यानी जो उसका सी भी होता है दोस्तों, वो भी होता है 5/2R, ठीक है। दोनों के लिए कॉमन चीज़ है, मोनो का जो होता है सीपी वही होता है डाई का सीवी। तो अब ये गैस का ये 5/2R स्पेसिफिक हीट है, और ये सीपी है कि सीवी है नहीं पता, तो अब पूछ रहा है कि ये गैस क्या है, मोनो है या डाई है, तो भैया पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना, अगर मोनो होगा तो उसका सीपी होगा ये,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, और अगर ये डाई होगा तो ये इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू होगा यानी सी होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कैन बी मोनो और डाई। ठीक है, आर डेफिनेटली मोनो गलत, आर डेफिनेटली रिजिड डायटोमिक गलत, आर डेफिनेटली नॉन रिजिड डायटोमिक गलत, डायटोमिक तो होगा ही नहीं। कैन बी मोनो और डायटोमिक, ये आइदर मोनो होगा या डायटोमिक होगा। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा जैम 2016 का है। द पीवी डायग्राम बिलो शोज 3 possible path for an ideal gas to reach the final state F from an initial state I. Which is are correct? दोस्तों आपको यहाँ पे एक पीवी डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें 3 पाथ से हम लोग इनिशियल से फाइनल स्टेट जा रहे हैं। देखिए ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। हम लोग भाया पाथ 1, भाया पाथ 2 एंड भाया पाथ 3। ठीक है, 3 पाथ से हम लोग रीच कर रहे हैं सिस्टम को इनिशियल से फाइनली। अब ये चूँकि एमएसक्यू क्वेश्चन है तो अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस करेक्ट होंगे, इज आर करेक्ट। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन में देखते हैं आइए कि कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेल्टा डब्ल्यू इज मैक्सिमम अलोंग द पाथ 3। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो वर्क डन होगा, चेंज इन वर्क डन, वो कह रहा है कि अगर पाथ 3 के अलोंग आप रीच करेंगे तो मैक्सिमम होगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अगर हम लोग पाथ 1 के अलोंग में जाएंगे तो ये जो एरिया होगा ये मिनिमम होगा। उसके बाद अगर पाथ 2 के अगर अलोंग में आप जा रहे हैं तो आप देखिए पीवी डायग्राम में ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है दोस्तों, तो ये और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लोग पाथ 3 के अलोंग में जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि पाथ 3 का जो कर्व है ये सबसे ऊपर में है, और इसको अगर ट्रेस करके ये अगर आप एरिया ड्रॉ करेंगे तो ये सबसे मैक्सिमम एरिया होगा। और आपको बताते चले कि जो वर्क डन होता है दैट इज़ द एरिया अंडर द कर्व, और चूँकि सबसे ज़्यादा वर्क डन अलोंग पाथ 3 हो रहा है, इसका मतलब 2 के अलोंग उससे कम और 1 के अलोंग उससे कम। तो ऑप्शन ए जो हमारा कह रहा था कि वर्क डन इज मैक्सिमम अलोंग पाथ 3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, पाथ 3 के अंडर में सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा। नाउ इफ़ वी कंसिडर द ऑप्शन 2 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मिनिमम अलोंग द पाथ 2। तो दोस्तों आपको बताते चले कि जो इंटरनल एनर्जी होता है सिस्टम का वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, डी होता है, और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करता है, बाकी बीच पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा दोस्तों पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा डी यू इज मिनिमम अलोंग 2 और एनीथिंग इज नॉट कंसिडरेबल। नाउ अब सी डेल्टा क्यू इज मैक्सिमम फॉर 1। दोस्तों इसमें कह रहा है कि डेल्टा क्यू जो हीट एक्सचेंज है वो मैक्सिमम होगा पाथ 1 के लिए। उससे पहले हम लोग थोड़ा डी को चेक कर लेते हैं। डेल्टा क्यू इज पाथ इंडिपेंडेंट। दोस्तों डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन डी भी हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। अब बचा सी, कह रहा है डेल्टा क्यू इज मैक्सिमम फॉर 1। दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम होगा कि जितना भी हीट देते हैं हम लोग, यानी कि जो भी डेल्टा क्यू है वो डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है हमारा डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू जो है हमारा डेल्टा डब्ल्यू और डी यू के बराबर है। तो चूँकि ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि सबके अलॉन्ग सेम है ये, तो जो भी डेल्टा क्यू होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। तो अलॉन्ग पाथ 3 अगर हम लोग बात करें तो अलॉन्ग पाथ 3 हमारा वर्क डन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेल्टा क्यू भी किसके अलॉन्ग होगा, पाथ 3 के अलॉन्ग होगा। सॉरी हाँ यस, पाथ 3 के अलॉन्ग होगा। लेकिन सी में कह रहा है कि डेल्टा क्यू इज मैक्सिमम फॉर 1, नहीं 1 के अलॉन्ग में मिनिमम होगा, क्योंकि वर्क डन के बराबर हो जा रहा है डेल्टा क्यू, और वर्क डन 1 में मिनिमम है। 1 कर्व से हम लोग देखें तो इतना ही सिर्फ वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, गलत है। डेल्टा यू क्यों जीरो हुआ, डी यू क्यों जीरो, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए हमारा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ए सिलेंडर कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ O2 दैट इज ऑक्सीजन air molecule. The work done when the gas compressed to 75% of the original volume at constant temperature of 27 degree Celsius.
दोस्तों चूँकि हमको ऑक्सीजन मालूम है और ये 16 ग्राम है ऑक्सीजन, ये भी मालूम है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल निकालना पड़ेगा। और जो नंबर ऑफ़ मोल होता है दोस्तों स्मॉल n, वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है दोस्तों ऑक्सीजन के क्वेश्चन में 16 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है हमारा ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल। तो 16 ग्राम, तो देखिए ग्राम ग्राम कट गया, 16 से नीचे में 2 हो जाएगा यानी 1/2, और ये पर मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल, यानी 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल होगा दोस्तों हमारा 0.5 यानी कि 1/2 मोल होगा। और अगर हम लोग अब बात करें कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो चूँकि बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बताते चले जो वर्क डन होता है दोस्तों हमारा, तो होता है W=nRT/ln V2/V1। कितना होता है फॉर्मूला, W=nRT/ln V2/V1। दोस्तों अगर हम लोग इनिशियल वॉल्यूम को भी मान लें, क्या मान लें, इनिशियल वॉल्यूम V1 को अगर भी मान लें, तो फाइनल वॉल्यूम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V2 जो होगा 75% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, यानी 3/4 भी होगा। कितना होगा 3/4 भी, क्योंकि 75 है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, कट के 3/4 हो जाएगा। दोस्तों आप इसको पुट करेंगे तो n नंबर ऑफ मोल 1/2 हो गया, R गैस कांस्टेंट है 8.31 हो गया SI यूनिट, और T टेम्परेचर देखिए 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो 27 + 273 करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि SI यूनिट केल्विन होता है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो ये 300 हो गया। और ln V2/V1, तो V2 कितना है 3/4 और V1 को भी माने तो V भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3/4। ln 3/4 का आप वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के इसको अगर सब पुट पाट कीजिएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वर्क डन का वो इतना आ रहा है 358.59 जूल। ठीक है, 358.59 जूल, एक माइनस साइन भी आ रहा है डी टू कंप्रेस, क्योंकि हम लोग गैस को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस कर रहे हैं, इसका नेगेटिव साइन का इतना ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर एक्सपैंड करते हैं तो वर्क डन बाय द गैस होता है, लेकिन चूंकि कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, और ऑन द गैस हो रहा है मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए देखिए एक नेगेटिव साइन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आंसर होगा 358.59 जूल। अब क्वेश्चन में कहाँ तक राउंड अप करना था ये क्वेश्चन में दिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा JAM 2016 का है। क्वेश्चन है दोस्तों, एन एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ मास, ये IIT मद्रास का आई थिंक क्वेश्चन है। एन एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ मास 0.1 kg at 95 degree Celsius is emerged in 0.5 liter of water at 20 degree Celsius kept inside an insulating container and is then removed. If the temperature of the water is found to be 23 degree Celsius, then the temperature of aluminium is, and the specific heat of water is 4200 SI unit. Specific heat of aluminium is 900 in SI unit, and the density of the water, that is raw water, is 1000 kg per meter की, that is in SI unit। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए एक एल्यूमिनियम का प्लेट दिया हुआ है जिसका मास है 0.1 kg, और इनिशियली कितना टेम्परेचर पे है 95 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है, जब वाटर बाथ में इसको डुबा के निकाल देते हैं तो वो अपने को क्या करना है दोस्तों, निकालना है। यानी कि एक वाटर बॉडी है जो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना पे दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस वाटर बॉडी पे जब हम लोग इस एल्यूमिनियम प्लेट को इमर्ज करके निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद क्या होता है कि इस पूरा वाटर बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर दोस्तों वो हो जाता है हमारा 23 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है 23 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो वाटर बॉडी का वॉल्यूम है दोस्तों 0.5 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.5 लीटर दिया हुआ है। इस वाटर बॉडी का वॉल्यूम अगर 0.5 लीटर दिया हुआ है और ये इंसुलेटिंग कंटेनर है दोस्तों, यानी कि किसी भी तरह का इससे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा, तो टोटल एनर्जी जो होगा दोस्तों इनिशियल और फाइनल क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा। इसी के मदद से दोस्तों इस एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे यहाँ पे, और अभी जो भी अपने को रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो फटाफट देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। ओके, कि टोटल हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम, दैट इज M मास ऑफ एल्यूमिनियम, S ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेल्टा T, यानी कि हीट लॉस कर रहा है दोस्तों तो नेगेटिव साइन होगा, तो -MaSa T2 - T1। ठीक है, और हीट गेन बाय वाटर, चूँकि एल्यूमिनियम लॉस करेगा और वाटर गेन करेगा, क्योंकि वाटर का जो अल्टीमेटली दोस्तों
टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, 20 से 23 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वाटर बॉडी का वो क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज हीट गेन करेगा आपको, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और एल्यूमिनियम इनिशियली 95 डिग्री सेल्सियस में था और अब ये लूज करेगा अपना हीट, यानी कि इसका देखिएगा टेम्परेचर 95 से कम आएगा फाइनल टेम्परेचर। हीट गेन बाय वाटर, जब गेन करता है कोई बॉडी हीट दोस्तों तो उसको प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, तो प्लस एम ऑफ वाटर, एस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये डेल्टा टी, एम एस डी टी होता है दोस्तों, हीट डेल्टा क्यू बराबर, आपको फॉर्मूला याद होगा, T2 - T1 टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर। दोस्तों मास ऑफ वाटर नहीं दिया है तो हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं, आपको आता होगा ये फॉर्मूला, देखिए डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा डेंसिटी 1000 है वाटर के लिए, और जो वॉल्यूम है वो 0.5 लीटर यानी 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू है। हम लोग लीटर से अगर मीटर क्यू में जाते हैं तो 10⁻³ से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। और जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है दोस्तों T2 - T1, सॉरी उसके बाद अपने को एस लिखना है वाटर का, तो जो 4200 है। और जो चेंज इन टेम्परेचर है दोस्तों वो 3 है। 3 क्यों है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था और फाइनली कितना हो रहा है दोस्तों, 23 डिग्री सेल्सियस हो रहा है वाटर का टेम्परेचर। और आपको मालूम है कि चेंज इन टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस कितना है टेम्परेचर में, 3 आपको बताते चले। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में, अल्टीमेटली केल्विन में ही आ जाता है, क्योंकि -273 हो जाएगा, एक +273 कट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, जैसे यहाँ T2 में +273 और ये माइनस ऑफ T1 में भी 273 ऐड करेंगे अगर दोनों डिग्री सेल्सियस में, तो इसका +273 इसका -273 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, 23 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3, यानी कि वही केल्विन हो जाएगा, 3 केल्विन। ठीक है, तो ये सारा हमने वैल्यू रख दिया है यहाँ पे दोस्तों। आप देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद इस पैरामीटर को आ रहा है 6300 जूल, यानी कि जो हीट गेन हो रहा है वाटर के द्वारा वो 6300 जूल है। चूँकि टैंक इज इंसुलेटर, तो हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, यानी कि जितना एल्यूमिनियम हीट लॉस कर रहा है उतना ही हमारा हीट गेन करेगा दोस्तों, वाटर करेगा। ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वीडियो, क्योंकि कल हमारे बगल में पड़ोस की शादी है, मतलब पड़ोसी के घर में हमारे एक भैया है, उनका शादी है, तो बारात जाने का निमंत्रण आया था। कोविड-19 सिचुएशन है, इसीलिए शायद पापा लोग को अलाउड नहीं है, एजेड हैं पापा लोग, तो बारी मेरी है। देखते हैं, कल वीडियो भी शायद ना बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके रहेंगे। कल ही पार्टी है रात को, फिर सुबह शादी, रात में पार्टी, टायर्ड हो जाएंगे वेरी। खैर ये सब बातें थी फालतू की, आइए फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे जेम जस्ट निकल गए, अब आपकी बारी है, आपको थोड़ा मेहनत करना है। अभी 1 साल शादी ब्याह पार्टी वगैरह ये सब इग्नोर करना है। हमने भी अपने लाइफ में बहुत कष्ट किया है, स्ट्रगल किया है। लास्ट के जो 3 ईयर थे, अभी तो मैं जस्ट सेमेस्टर 6 में हूँ, अभी हमारे फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मैं करंट ईयर में ही सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो 3 साल जो मेरा था कॉलेज का, 6 सेमेस्टर को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि कोविड-19 के चलते घर में ही है, लेकिन जो सेमेस्टर 1, 2 और सेमेस्टर 5, 3, 4, 5 था, ये 2.5 साल मेरे कॉलेज में, हमने काफ़ी अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखा है, बाउंड मोशन में रखा है, अपना एनर्जी को हमेशा मिनिमम रखा है, ग्राउंड स्टेट में रखा है, ताकि स्टेबिलिटी बना रहे। हमने खेलना वगैरह, पार्टी, शादी, किसी तरह का रिश्तेदार कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे दुनिया से बिल्कुल मैंने बायकट रखा था, क्योंकि कॉलेज में मेरी अच्छी खासी पढ़ाई होती है। संजीवित कॉलेज रांची से मैं हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे क्लास चलते हैं, लैब चलते हैं, तो असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट कॉलेज है। तो मतलब उतना कॉलेज वगैरह के साथ प्लस मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जे मेंस नीट को, तो ट्यूशन पढ़ाता था रोज़ 2-2.5 घंटा, तो इतने सारे काम के बाद फिर इधर सेल्फ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए मैं काफ़ी बाउंडेड था। खैर ये तो मेरी छोटी सी कहानी थी। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चूँकि टैंक इंसुलेटर है दोस्तों और हमने हीट गेन बाय वाटर निकाल लिए हैं, तो अब हीट लॉस निकालना है। और सॉरी हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन ऑफ वाटर होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा फाइनली। तो हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम कितना था, -m ऑफ वाटर, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी एल्यूमिनियम, हाँ सॉरी एल्यूमिनियम, एस ऑफ एल्यूमिनियम, T2 - T1 इक्वल टू 6300। तो ये मास ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने सॉरी W लिखा है,
0.1 और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम है दोस्तों, सॉरी डब्ल्यू लिखा गया। 900 दिया हुआ है क्वेश्चन में। T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर एल्यूमिनियम का बताना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था एल्यूमिनियम का, 95 पे था, और ये चूँकि डिग्री सेल्सियस में था दोस्तों तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया 273, तो ये 368 हो गया, इज इक्वल टू 6300। ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आई थिंक कि ये T2 माइनस T1 को आपने 3 केल्विन क्यों लिख दिया। आप चाहो तो आप T2 जैसे फाइनल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आप उसको 273 ऐड कर लो तो ये फाइनल टेम्परेचर जितना, माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, तो 20 प्लस 273 कर लो और ये दोनों को घटा लो। तो आप जैसे दोनों को घटाओगे दोस्तों तब देखना ये दोनों कट जाएगा, तो 23 माइनस 20 यानी कि 3 केल्विन ही आएगा। ठीक है। ओके, तो ऐसा यूनिट में हमने वहाँ भी कन्वर्ट किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे डिग्री सेल्सियस है क्या, 20 माइनस 23 माइनस 20 कर लिया का, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन से बहुत आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं T2 निकाल सकते हैं, और आप T2 निकाल लिए। ये देखिए आपके पास T2 रहा -225 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इट इज C, सो 25 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो 273 आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों वो हमारा जैम 2016 का ही है। इफ देर इज a 10% डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए हिल कंपेयर टू द प्रेशर एट सी लेवल, देन द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कह रहा है कि इफ देर इज a 10% डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए हिल कंपेयर टू द प्रेशर एट सी लेवल, देन द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपराइजेशन, एल का मतलब लेटेंट हीट होता है। वाटर वेपराइज जब करता है तो उसका लेटेंट हीट दिया हुआ है 2270 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, किलो मतलब 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई है, अगर किलो हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। डेल्टा वी ऑफ क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कुछ ऐसे कुछ दिया हुआ है, 1.2 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, सो ये भी वॉल्यूम पर यूनिट मास दिया हुआ है, यानी कि पता नहीं क्या है ये। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम पर केजी मास दिया हुआ है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पर केजी मास दिया हुआ है। ओके, सो दोस्तों आपको क्लैपनर इक्वेशन हो गया, क्लाउसियस क्लैपनर ऐसे कुछ इक्वेशन है, नाम में क्लाउसियस क्लैपनर या क्लैपनर क्लाउसियस कुछ इक्वेशन है ऐसे, नाम में उल्टा बोल रहा हूँ शायद। तो ये इक्वेशन है dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है दोस्तों, इसको याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब में। ठीक है, dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1 यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या अपने को गिवन है और क्या निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर dt इधर उधर मल्टीप्लाई करके अगर देख ले तो dt कितना होगा, dp मल्टीप्लाइड बाई टी V2 माइनस V1 बाई L। तो dt इक्वल टू dp यानी कि चेंज इन प्रेशर। दोस्तों 10% एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ बदलाव आ रहा है शायद, यानी कि 0.1। देखिए 10% डिक्रीज कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग सिर्फ नेगेटिव साइन डिक्रीज के लिए रिप्रेजेंट होगा, उससे हम लोग मतलब नहीं, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। यानी कि जो प्रेशर इन चेंज इन प्रेशर होगा वो 10% होगा, 10% यानी परसेंट हटाएंगे तो 100 यानी कि 0.1 होगा, यानी कि dp कितना हो जाएगा दोस्तों 0.1। ओके, सो लेट पुट हियर, so dp is just 0.1 and then temperature T is how much। दोस्तों हमने टेम्परेचर T को T रहने दिया है, पता नहीं क्यों, और ये वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 1.2 है, और ये लेटेंट हीट 2270 10 का पावर 3 है। P यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और T हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दोस्तों। और मुझे ये देखना है कि जो चेंज इन टेम्परेचर था, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर जो था दोस्तों, ये dp जो था वो 10% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो यानी कि 0.1 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
10% ऑफ नॉट एनीथिंग एल्स, 10% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन प्रेशर जो था वो 10% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। आपने बोलने में गलती क्या है, यानी 10% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 0.1 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक स्टैंडर्ड वैल्यू है दोस्तों। तो डीपी हो गया 0.1 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी इंटू टेम्परेचर टी इंटू V2 माइनस V1 दिया हुआ है 1.2 क्वेश्चन पर केजी में, और ये एल दिया हुआ है लेटेंट हीट 2270 किलो जूल पर केजी यानी कि 10⁻3, ठीक है, किलो जूल में दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसका वैल्यू होता है 1.0 टू 10⁵, और टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है आपको सब लोग को मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे यानी कि 373 केल्विन। दोस्तों यहाँ से अगर आप इस तरह से dt निकालेंगे तो इस तरह से आप dt देखेंगे कि 0.1 इंटू 1.01 10⁵ ये पी का वैल्यू हमने रख दिया, और देन टेम्परेचर 373 और ये V2 माइनस V1 1.2 और डिवाइडेड बाई 2270 10⁻। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर दोस्तों आ गया 1.99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो चेंज इन प्रेशर आ रहा है दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, वो 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना आ रहा है दोस्तों, ये 2 डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस में मांगा था तो ये 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए रिजिड ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर एटम्स joined by rigid rods. The Cp of an ideal gas consisting of such molecule is। दोस्तों ए रिजिड ट्रायंगल मॉलिक्यूल कंसिस्ट, देखिए ट्रायंगुलर हमने बना दिया यहाँ पे, 3 इस तरह से मॉलिक्यूल है दोस्तों। एक मॉलिक्यूल है ट्रायंगुलर जो 3 नॉन कोलिनियर एटम जॉइंट है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो, नॉन कोलिनियर मतलब इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, एक लाइन पे लोग नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तब ये कोलिनियर होंगे। तो फिलहाल ये नॉन कोलिनियर है, देख रहे हैं आप 3 एटम एक ट्रायंगल के रूप में बने हुए, एक रिजिड रॉड से बंधे हुए हैं, ठीक है। आप द सीपी ऑफ एन आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ सच मॉलिक्यूल, इस ये सिस्टम अगर एक आइडियल गैस का है तो सच टाइप ऑफ यदि मॉलिक्यूल कंसिस्ट कर रहा है एक आइडियल गैस तो उसका सीपी क्या होगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दोस्तों एफ इक्वल टू होता है 3n माइनस के, जहाँ पे के क्या होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, और एन क्या होता है दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ कोलिनियर नहीं होता है, एक के होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट से जुड़े हुए हैं, और एन होता है दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और 3 डायमेंशनल में है तो 3n लिखे हैं, 1 डायमेंशनल में 1n होगा, 2 डायमेंशनल में 2n होगा। तो 3 ये 3 फार्मूला का हो गया, और एन हो गया नंबर ऑफ एटम, कितने हैं दोस्तों नंबर ऑफ एटम 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट के, कितने कितने रॉड से कांस्टेंट से जुड़े हुए 1 2 और 3 रॉड से जुड़े हुए यानी कि 3, ठीक है। तो 3 मतलब ये सॉल्व कर लीजिए तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है दोस्तों। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया दोस्तों, तो CV का एक फार्मूला होता है FR/2 इन टर्म्स ऑफ, मतलब CV जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, अगर अपन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर निकालें इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये जो होता है ये हमारा FR/2 होता है, ठीक है। FR हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 6 से अभी हमने इसको कैलकुलेट किया है तो 6R/2, 2 से ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। उसी तरह से चूँकि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, और CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, मेयर्स फार्मूला सबको मालूम होगा, और हम चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं आप CV R के टर्म्स में निकाल चुके हैं 3R, तो अगर CV यहाँ पे 3R रख दे दोस्तों तो ये 3R उठ के उधर चला जाएगा, तो 3R प्लस R यानी 4R हो जाएगा, यानी कि जो CP होगा दोस्तों इस सिस्टम का वो कितना होगा 4R होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ऑप्शन C यानी कि 4R हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जैम 2014 का है, और आई थिंक ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये हमारा जैम 2014 का है, यानी कि IIT कानपुर ने ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, क्योंकि जैम 2014 जो था हमारा एग्ज़ाम जो है दोस्तों IIT कानपुर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। IIT कानपुर के द्वारा ये हमारा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस क्वेश्चन में जो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन होगा वो आइए हम देखते हैं।
At atmospheric pressure 10 to the power 5 Pascal, aluminium melts at 550 Kelvin. As it melts, its density decreases from 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube to 2.9 into 10 ka power 3 kg per meter cube, and the latent heat of aluminum is 24 into 10 to the power 3 joule per kg. Then what is the melting point of the aluminum at density rho is equal to 10 to the power 7 Pascal. Sorry, मेल्टिंग पॉइंट एट 10 to the 7 पास्कल यानी कि प्रेशर है ये, नॉट डेंसिटी, इज क्लोजेड टू। दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर कितना हुआ है 10 to the power 5 पास्कल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियली प्रेशर कितना है एल्यूमिनियम का, इतना है, और फाइनल प्रेशर कितना है 10 to the power 7 पास्कल है। T1 इनिशियल टेम्परेचर दोस्तों 550 केल्विन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और अपने को फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है, ठीक है, T2 निकालना है। और दोस्तों जो हमारा डेंसिटी होता है वो भी हम आपको बता देते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको याद रखें। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्लॉसियस क्लैम्पनर जो इक्वेशन होता है dp बाई dt इक्वल टू L बाई टी V2 माइनस V1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया दोस्तों। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम कितना डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। टेक मास इज इक्वल टू 1 kg, अगर मास को 1 kg अगर ले लेंगे दोस्तों इन जनरल, तो डी भी हमारा जो हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/ρ1 हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/ρ1, क्योंकि भी इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा दोस्तों 1/√2 माइनस 1/ρ1, समझ पा रहे हैं ना, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/ρ1। अब 1/√2 फाइनल डेंसिटी और ये इनिशियल डेंसिटी देखिए दिया हुआ है 2.9, देखिए इनिशियल डेंसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 था, और ये डिक्रीज करके हो जा रहा है 2.9 10 का पावर 3। एल्यूमिनियम का डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इनिशियल और फाइनल डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये 2.9 इंटू 10 का पावर 3 माइनस 1/3 इंटू 10 का पावर 3। दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए इसको ढंग से, तो ये आ रहा है 10 का पावर -3 0.011494, तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम यानी कि dV है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो ये D2 कितना होता है दोस्तों T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। तो T2 माइनस 550 केल्विन, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों 550 केल्विन, और T जो हमारा होता है दोस्तों यहाँ पे वो T1 होता है, यानी कि 550 केल्विन होता है। आप समझ पा रहे हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा T2 माइनस T1 यानी कि T2 माइनस 550 केल्विन, और जो फॉर्मूला में एक आपको T दिख रहा होगा dp बाई dt, तो ये dt तो आपको मिल गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इसे दिख रहा होगा L बाई टी V2 माइनस V1। अच्छा ये L नहीं, यहाँ पे ml होता है, अगर यूनिट मास मान ले मास को 1 kg तब ये L बाई टी V2 माइनस V1 होता है। तो यहाँ पे जो T दिख रहा है दरअसल T1 है, ठीक है, जो इक्वेशन 1 में आपको नीचे डोमिनेटर में T दिख रहा था वो T1 है वास्तविकता में, ठीक है। और T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर T इक्वल टू T1, और इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 550 केल्विन। दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आज ये देख लेते हैं, इक्वल बाई dp बाई dt इक्वल टू L बाई टी V2 माइनस V1, ये दरअसल T1 है, ठीक है ओके। तो आइए फटाफट dp dt L T2 T1 सब पुट कर लेते हैं। हमारा चेंज इन प्रेशर dp बाई dt, dp मतलब चेंज इन प्रेशर, तो P2 माइनस P1 10 का पावर 7 माइनस 10 का पावर 5, और T2 dt का मतलब T2 माइनस T1, T2 तो निकालना है, और T1 है 550 केल्विन इज इक्वल टू L दिया हुआ है 24 10 का पावर 3, और ये T1 550 और V2 माइनस V1 हमने निकाल लिया, यानी कि dV, V2 माइनस V1 मतलब dV मतलब 1/√2 माइनस 1/ρ1 हमने निकाल चुका है दोस्तों, इतना 10 का पावर -3 इंटू 0.011494 अभी हमने निकाला था यहाँ पे ऊपर में। दोस्तों इन सारे क्वांटिटी को अगर आप सॉल्व करेंगे ढंग से, देखिए हमने पहले इस RHS को सॉल्व कर लिया तो करीब इतना आ रहा है, एंड देन यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है, इस पूरा को हमने आई थिंक x मान लिया है, T2 माइनस 550 इंटू उसको x मान लिया है, हाँ इस पूरा को हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ इतना दिस इज इक्वल टू x हो गया, तो T2 माइनस 550 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 99 10 का पावर 5, ये वाला हो जाएगा। तो T2 माइनस 550 इक्वल टू हो जाएगा 99/37.964, तो यहाँ से फाइनली T2 हो जाएगा 2.6077 इंटू प्लस 550 केल्विन, यानी कि T2 आ जाएगा 552.60 केल्विन। दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ रहा है। हाँ भाई इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपना जो भी आपको मेथड हो, यहाँ के बाद तो आप कोई मेथड लगा सकते हैं T2 कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि फाइनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू मी ये आ रहा है 552.60 केल्विन। तो
ये हमारा इसका आंसर है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो 552.2, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है वो फिट मैच कर रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।